हेलो एवरीवन, दिस इज रितु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 30 दिसंबर 2021 का। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जाति विरोधी समाज सुधारक के साथ सही ढंग से मेल खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शंस आर करेक्टली मैच्ड विद द एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इन लोगों के द्वारा दी गई है। इसमें हमसे पूछा है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही मैच कर रही है कि किसने ये कहा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बी और सी जो है सही मैच की गई हैं। लोगों को जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी मानव जाति एक ही जाति के हैं, ये श्री नारायण गुरु ने कहा है, ये बिल्कुल सही है। जातिगत भेदभाव को चुनौती देने के लिए शूद्र और अतिशूद्र एकजुट हों, ज्योतिराव फूले ने ये कहा था। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें पहली स्टेटमेंट की, पहली स्टेटमेंट जो थी, निचली जाति द्रविड़ संस्कृति की सच्ची रक्षक है, ये घासीदास ने नहीं कहा था बल्कि ये पेरियार स्वामी ने कहा था। तो यहाँ पर आप इनको देख भी सकते हैं, इनकी तस्वीर भी मैंने यहाँ पर ले ली है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो श्री नारायण गुरु ने जातिगत अन्याय का मुकाबला करने के लिए एक जाति एक धर्म और सभी के लिए एक ईश्वर का नारा गढ़ा। इनका कहना था कि जो मानव जाति है वो एक ही है, ये जो ऊंची और नीची जाति है ये तो मानव ने बनाई है। तो इनका मतलब क्या था कि जाति एक ही है और वो है मानव जाति, एक ही धर्म है और ईश्वर भी एक ही है। आगे ज्योतिराव फूले के बारे में देख लेते हैं। 24 सितंबर 1873 को फूले ने दलित समूहों जैसे कि महिलाओं, शूद्र और दलितों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्य शोधक समाज का गठन किया था। तो इन्होंने इसके लिए किया था क्योंकि जो शूद्र थे, दलित थे, इनको बिल्कुल हीन दृष्टि से देखा जाता था समाज में, और इसके माध्यम से इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जाति व्यवस्था की निंदा की। जो जाति व्यवस्था पहले बहुत ज़्यादा मानी जाती थी, ऊंची और नीची जाति, उसकी इन्होंने कड़ी निंदा की कि कास्ट सिस्टम जो है ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के तहत प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली बार क्लासेस, अगर आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो आपने इसके बारे में देखा भी होगा कि जो भारतीयकरण की मांग थी कि भारतीयों को भी हर फील्ड में अवसर मिले, स्पेशली ये प्रशासन में मांग थी भारतीयों के लिए। तो प्रशासन में भारतीयों के लिए जो मांग थी उसमें स्टेटमेंट दी हुई है, ये हमें पहचानना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही होगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए और बी आर ट्रू। तो औपनिवेशिक शासन के बारे में बता चुकी, जो ब्रिटिश काल था उसको ही औपनिवेशिक काल कहते हैं या फिर कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो ए और बी सही है। इसमें ए, अधिकांश जो महत्वपूर्ण नौकरियां हैं, नौकरी थी, अंग्रेजों का ही एक अधिकार था, भारतीयों को उसमें जगह नहीं मिलती थी और यह आशा की गई थी कि इससे इंग्लैंड में धन की निकासी कम हो जाएगी। जो भारतीयकरण की मांग थी ना कि प्रशासन में भारतीयों को भी मौका मिले, तो ये उम्मीद थी कि अगर ऐसा होगा तो देखो जो भारतीय होंगे वो भी अच्छी पोस्ट पर होंगे और जो ये इंग्लैंड के लोग जो यहाँ से पैसा लेकर जा रहे हैं इंग्लैंड में वो भी थोड़ा कम हो जाएगा और जो एक अधिकार है अंग्रेजों का यहाँ पर नौकरियों पर वो भी कम हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर और देखें तो देखो प्रशासन के भारतीयकरण की मांग क्यों थी, भारतीयों को जगह क्यों मांगी जा रही थी प्रशासन में? क्योंकि एक तरह से नस्लवाद था, क्योंकि ये कहते थे कि भारतीयों को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, कोई ऐसा जिम्मेदारी वाला काम नहीं दे सकते। जैसा होता है ना किसी फैमिली में, आप देखोगी एक किसी बच्चे को नकारा नालायक समझ लिया जाता है, जब वो बड़ा भी होता है तब भी उसको क्या करते हैं सब लोग ऐसे ही देखते हैं उसी नज़र से और कहते हैं कि इसको हम कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकते। तो ऐसे ही मानते थे भारतीयों को कि भारतीयों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। तो ये नस्लवाद के खिलाफ एक तरह से आंदोलन का हिस्सा थी, ये जो भारतीयकरण की मांग थी, जो प्रशासन में भारतीयों की नियुक्ति की जो मांग कर रहे थे, क्योंकि उस समय की सबसे महत्वपूर्ण नौकरियों पर श्वेत अधिकारियों का एकाधिकार था। श्वेत मतलब वही गोरे लोग जो अंग्रेज थे,
और अंग्रेजों ने आमतौर पर यह मान लिया था कि भारतीयों को जिम्मेदारी के पद नहीं दिए जा सकते, जैसा कि मैंने भी बताया कि जिम्मेदारी के काबिल भारतीयों को नहीं समझते थे। तो इसका मतलब क्या है, नस्लवाद ये कर रहे हैं, भारतीयों को नस्ल के आधार पर जज कर रहे हैं। भारतीयों में भी तो बहुत से लोग थे, पढ़े लिखे थे, योग्य थे, लेकिन नहीं, भारतीयों को ये जिम्मेदारी के पद नहीं देना चाहते थे, चाहे वो काबिल हो या ना हो। चूंकि ब्रिटिश अधिकारी अपने बड़े वेतन का एक बड़ा हिस्सा घर भेज रहे थे। अब क्योंकि वो जो घर थे, परिवार था वहाँ पर, अपना वेतन क्या है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे थे। इसका मतलब क्या था कि हमारे यहाँ का जो धन था वो ट्रांसफ़र कर रहे थे इंग्लैंड में। तो भारतीयकरण से ये आशा की गई थी इंग्लैंड में धन की निकासी भी कम हो जाएगी। अब भारतीयकरण होगा तो क्या होगा, जो इंडियन जो पीपल है वो अपॉइंट होंगे प्रशासनिक कार्यों के लिए, तो जो धन है वो थोड़ा कम जाएगा जब कम लोग अपॉइंट रहेंगे यहाँ पर इंग्लैंड के, तो इसलिए ये मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट सत्याग्रह पर इन कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स ऑन रोलेट सत्याग्रह एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर बात करें सही ऑप्शन की तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और सी आर ट्रू। गांधी जी ने 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो रोलेट एक्ट आया था 1919 में। बेसिकली ये जो था ना, ये इसको काला कानून कहा गया, मतलब ये भारतीयों के हित में नहीं था, तो इसीलिए इसका जो है विरोध किया गया और इसके खिलाफ क्या किया गया, रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया गया। और 6 अप्रैल 1919 को अपमान और प्रार्थना के दिन के रूप में मनाया गया, क्योंकि ये भारतीयों के लिए एक तरह से अपमान था। अब इस एक्ट में जान लेते हैं कि इसमें था क्या ऐसा, और इसमें देखो बी नहीं होगा, ये अधिनियम पुलिस की शक्तियों के साथ साथ आम लोगों के मौलिक अधिकारों को मजबूत कर रहा था। तो एक तरह से हम कहेंगे मौलिक अधिकारों को मजबूत नहीं कर रहा था, ये मौलिक अधिकारों का हनन था। अब देख लेते हैं कैसे और क्या था इसमें। रोलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित हुआ था, 21 मार्च को ये आया था, 21 मार्च 1919 में ये क्या हुआ था, लागू हो गया था। और इस रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे ना, तो उनके लिए बनाया गया था। उसमें क्या था, इस एक्ट में क्या था, इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में 2 साल तक बंद कर सकती थी। मतलब कि कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई उससे पूछा नहीं जाएगा कि तुम निर्दोष हो क्या हो, क्योंकि देखो आंदोलन में जो हिस्सा ले रहे थे ना, उनके लिए ये था बेसिकली कानून कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको ये जो अंग्रेज सरकार है ये बंद कर सकती थी 2 साल तक के लिए, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। तो एक तरह से काला कानून ही था। अब जो लीडर्स जो लड़ रहे थे स्वतंत्रता के लिए, अब उनको सबको बंद कर देंगे तो जो हमारा आंदोलन था स्वतंत्रता के लिए वो कैसे चलता। तो इसीलिए इसके खिलाफ खूब प्रदर्शन हुआ, खूब जो है आंदोलन किया, उसी को कहा जाता है रोलेट एक्ट सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्यों लगता है कि मीरा बहन जैसे गांधीवादी पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और मशीनरी पर जोर देने के आलोचक थे? What do you think Gandhians like Meera Bahan was critical of the emphasis on science and machinery in the 5-year plans? तो यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है कि जो मीरा बहन जैसे जो गांधीवादी विचारों के थे, जो गांधी के विचार थे ना, वही इनके विचार थे। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था किसके लिए, विज्ञान और मशीनरी पर। और ये विचार जो थे इनके कुछ आलोचनात्मक थे। जैसे हम किसी को क्रिटिसाइज करते ना, किसी चीज़ को, किसी चीज़ से अगर हम संतुष्ट नहीं है या फिर किसी के नेगेटिव पॉइंट्स अगर हम बताते हैं तो एक तरह से हम उसकी क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो ये मीरा बहन जो थी, इन्होंने विज्ञान और मशीनरी पर एक स्टेटमेंट जारी की थी, जो थी एक हम कह सकते हैं एक आलोचनात्मक थी, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ेगा पर्यावरण पर इसका, उसके लिए था वो। तो यहाँ पर अगर हम सही स्टेटमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह पर्यावरणीय खतरों के कारण दीर्घावधि में मानव जीवन को प्रभावित करेगा। तो इनके स्टेटमेंट के बारे में हम जान लेते हैं, इन्होंने आखिर कहा क्या था। मीरा बहन जो थी ये महात्मा गांधी की अनुयायी थी, मतलब कि महात्मा गांधी को फॉलो करती थी ये और उनके विचारों से प्रभावित थी। तो इन्होंने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा मानवता को, उसे जो है ये मानवता को कहा गया है, तो विज्ञान और मशीनरी के द्वारा मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है,
इनका कहना था कि हाँ, विज्ञान और जो मशीनरी है, मशीनों के आने से फ़ायदा हो सकता है हमें, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, सॉरी यहाँ पर चलानी आना चाहिए था, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। तो एक तरह से दूरदर्शिता थी इनकी, वो बात बिल्कुल सही है। आज आप देखें विज्ञान और तकनीकी जितनी आ गई, जितना हमारा जो आराम हो गया है, उतना ही ये पर्यावरण के लिए घातक बन गया है। तो अगर आप विज्ञान और मशीनरी की बात करें तो आज आप देखो प्लास्टिक की बोतल जो है कितनी बनाई जा रही हैं और कितनी फेंकी जा रही हैं, जो पानी को प्रदूषित कर रही है। कितनी जो फैक्ट्रियां हैं वो पानी को प्रदूषित करती हैं, जो रसायन हैं जहरीले वो बहाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब वही है कि विज्ञान और मशीनरी वैसे तो कहने को सुविधाजनक हो गई हमारी लाइफ और बहुत से हमें फ़ायदे हुए, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन लंबे समय तक अगर इसका यूज़ होगा तो क्या होगा, ये पर्यावरण के लिए घातक होगा, जो कि अब पर्यावरण के लिए घातक होगा तो मानव जाति के लिए भी ये घातक होगा। मानव जाति ही क्यों, जो जीव हैं, जीव जंतु हैं बाकी के, उनके लिए भी घातक होगा। तो ये बात बिल्कुल इन्होंने सही कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैप्स आर करेक्ट? मैप से रिलेटेड दिए हुई हैं कुछ ये स्टेटमेंट्स, इसमें बताएं कौन सा सही रहेगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा, बी एंड सी ओनली। ये मानचित्र वाला चैप्टर है क्लास 6 ज्योग्राफी में, चैप्टर 4 है, ये मैंने कराया हुआ ऑलरेडी, उसको देख लें। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी इसमें। तो यहाँ पर देखो बी और सी सही है ना इसमें, देखो ये देख लो अगर आप, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जब महाद्वीपों या देशों जैसे बड़े क्षेत्रों को एक कागज़ पर दिखाना होता है तो हम एक छोटे पैमाने के मानचित्र का उपयोग करते हैं। मान लो कि हमें महाद्वीप दिखाना है, मान लो हमने ये मैप बना लिया, इतना छोटा मैप। अब यहाँ पर देखो हम अफ्रीका दिखा देंगे, यहाँ पर हम एशिया दिखा देंगे, यहाँ यूरोप है इसके ऊपर, इधर हो गया उत्तरी अमेरिका, यहाँ और हो गया दक्षिण अमेरिका। तो हमने एक ही ये छोटे पैमाने के मानचित्र पर इसको दिखा दिया। तो यहाँ पर हमने इसको दिखा दिया, तो ये बोला जाता है छोटे पैमाने का मानचित्र, जो कि हम बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाते हैं। अब सी जो स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पर दिया हुआ है, जब किसी छोटे से क्षेत्र जैसे गांव या कस्बे को कागज़ पर दिखाना हो तो हम बड़े पैमाने के मानचित्र का उपयोग करते हैं। अब देखो ये जो एशिया का मैंने बताया था, एशिया में ही भारत भी है। भारत अगर हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर देखें तो कुछ इतना सा दिखेगा। अब इतने से भारत में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है और उत्तर प्रदेश में भी एक डिस्ट्रिक्ट है गाज़ियाबाद, तो वो यहाँ पर आप देख नहीं सकते क्योंकि ये छोटे पैमाने का मानचित्र है, हमने इसमें बड़ी चीज़ों को दिखाया गया है। उसके अंदर भी अगर हम जाएंगे तो वो छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी एरिया में फैली हुई हैं, छोटी छोटी जगह भी मतलब काफ़ी जगह में फैली हुई है, तो उनको हम इस वाले मानचित्र पर नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए हम बड़े पैमाने का मानचित्र यूज़ करते हैं। तो अगर हम जैसे मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट को दिखाना चाहते हैं, किसी गांव को दिखाना चाहते हैं, शहर कस्बे को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बड़े पैमाने का मानचित्र यूज़ करेंगे। जैसे मान लो हम किसी डिस्ट्रिक्ट का मैप अगर बनाते हैं तो इस तरह से बनाएंगे बड़े पैमाने पर, और उसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हम सारी चीज़ें रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर कौन सा गाँव है, यहाँ पर कौन सा कस्बा है। डिस्ट्रिक्ट का अगर हम बनाते हैं तो, और अगर हम गांव का किसी का बनाते हैं तो उसको भी ऐसे ही बनाएंगे। गांव को बनाएंगे तो गांव में भी फिर हम छोटी छोटी चीज़ों को रखेंगे कि यहाँ पर कुआं होगा, यहाँ पर खेत होंगे, ज़मीन होगी और यहाँ पर ट्यूबवेल होगी, कुछ इस तरह से हम दिखाएंगे। मतलब कि उसको क्या करेंगे, बड़े पैमाने के मानचित्र का हम प्रयोग करेंगे। उसके लिए अगर हम कुछ छोटी चीज़ दिखाना चाहते हैं, विलेज कस्बा दिखाना चाहते हैं, इसको देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ अच्छे से। यहाँ पर देखो आप, हमने ये छोटे पैमाने का मानचित्र लिया था जिसमें हमने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया, वर्ल्ड को दिखा दिया पूरे। और यहाँ पर देखो भारत जो आपको दिख रहा है कितना छोटा सा दिख रहा है। अब इस भारत में से भी हमने एक स्टेट निकाल लिया, उत्तर प्रदेश। अब अगर हमें किसी बड़े पैमाने पर किसी जगह को दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, जैसे हमने गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट का मैप ले लिया है, तो गाज़ियाबाद देखो यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या, वर्ल्ड मैप में देखो गाज़ियाबाद को ढूंढ पाओगे क्या, नहीं ना। तो अब ऐसी छोटी जगह को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े पैमाने का मानचित्र ढूंढेंगे। तो बड़े पैमाने के मानचित्र में हम क्या करेंगे, फिर इसकी छोटी छोटी चीज़ों को दिखा सकते हैं, छोटे गांव कस्बों को दिखा सकते हैं, तो छोटी छोटी सिटीज़ को भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से बना सकते हैं। और इसमें भी मान लो हमें किसी एक जगह का देखना हो, मान लो मुरादनगर का मैप देखना है यहाँ पर, तो मुरादनगर का भी हम कुछ इसी तरह से बड़े पैमाने का मानचित्र देख सकते हैं। तो ये वही बात की गई है यहाँ पर क्वेश्चन में कि जब किसी छोटे क्षेत्र को हमें दिखाना होता है तो हम बड़े पैमाने का मानचित्र यूज़ करते हैं।
और ये जब बड़ी चीज़ों को दिखाना होता तो छोटे पैमाने का। और जो ए स्टेटमेंट थी ये हमारी गलत है। गलत क्यों है? मानचित्र के 3 घटक होते हैं, ये बात सही है, लेकिन जो घटक होते हैं वो होते हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। तो यहाँ पर टाइम नहीं आएगा, यहाँ टाइम के बदले आएगा डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध विशेषताओं के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो। 2 विशेषताएं दी हुई हैं एक महाद्वीप की, आपको पहचानना है कौन सा महाद्वीप है ये। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा जो है बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है और इस महाद्वीप का एक बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आइए देख लेते हैं इसको कैसे। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप को अगर आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो लगभग ये मतलब बीच हो जाता है महाद्वीप का, ये बात बिल्कुल सही है। और एक बड़ा हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध में है, ये बात बिल्कुल सही है। जो आप इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है नीचे के मुकाबले, नीचे का क्षेत्रफल कम है, ऊपर का ज़्यादा है। तो नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है उसमें इसका बड़ा पार्ट है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा क्षेत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही ढंग से रखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ हीट जोन्स आर करेक्टली प्लेस्ड। हीट जोन्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, बाकी मैं इसमें भी बता दूंगी आपको। इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी जो है ये सही है। पहले आता है क्या? उष्ण क्षेत्र, फिर दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, टोरिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन। ये आपको ऐसे दिखेगा कुछ, अगर आप पृथ्वी को ऐसे बना लें, ये कुछ गोल तो नहीं बनी पर मैंने ऐसे समझाने के लिए बना लिया है। तो पृथ्वी को अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से बीच से जाती है इक्वेटर। अब इक्वेटर का जो इतना ये हिस्सा है बीच का, ये वाला क्या है? ये टोरिड जोन में आता है, ये उष्ण क्षेत्र में आता है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और बारिश भी बहुत पड़ती है। फिर इसके बाद आता है ये वाला दक्षिण वाला, नीचे की तरफ बढ़ेंगे, और ये वाला दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र, और सबसे नीचे आ जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र, इसके नीचे आ जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र। तो यहाँ पर ऐसे ही फिर ये वाले स्टेटमेंट को हम देखेंगे, ये ऊपर वाला जो है नॉर्थ कहलाएगा, नॉर्थ टेम्परेट जोन, और इसके बाद फिर आ जाएगा फ्रीजिड जोन। तो इस तरह से ये चलता है। यहाँ पर देखो डायग्राम में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, ये मैंने पहले इसलिए समझाया था जिससे आप डायग्राम को देखें तो आपके दिमाग में एकदम से भर जाए ये चीज़। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ इस तरह से बनाया था, ये इक्वेटर आप देख रहे हैं। यहाँ पर इक्वेटर से इस लाइन पर ये देखो कर्क रेखा है और ये नीचे मकर रेखा है। तो ये जो बीच का जोन होता है ना, इसको हम कहते हैं क्या? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, टोरिड जोन, इंग्लिश में भी लिखा है मैंने यहाँ, टोरिड जोन है ये। यहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है और यहाँ पर बारिश भी होती है इसी वजह से। इसके बाद ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है क्या? टेम्परेट जोन। अब देखो टेम्परेट जोन के साथ क्या वहाँ पर ऐड किया हुआ है? उत्तरी और दक्षिणी। उत्तर की बात करें तो उत्तरी हो जाता है ऊपर की तरफ, ये उत्तरी हो गया, और ये दक्षिण की बात करें तो ये दक्षिणी हो गया। अब देखो उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, और फिर आ जाएगा ये दक्षिणी शीत कटिबंध यानी फ्रीजिड जोन। तो यहाँ पर देखो सीक्वेंस आप खुद से देख सकते हैं, 2 सीक्वेंस दिए हुए हैं ना, एक तो नॉर्थ का दे दिया, एक तो हमें साउथ का दिया हुआ है ये वाला दक्षिण का, और एक ही दिया हुआ है उत्तर का। तो दोनों का सीक्वेंस क्या बन रहा है? तो सबसे पहले टोरिड जोन ही आएगा दोनों में, क्योंकि बीच में टोरिड जोन दिया हुआ है, और फिर इस तरह से सीक्वेंस इनका बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से सीक्वेंस बन जाएगा इसका, इस तरह से। और साउथ की बात करें तो साउथ में इस तरह से जाएंगे, तो ऐसे सीक्वेंस बनेगा। तो यही पूछा गया है, और इनके आप ये डिग्रीज भी ध्यान रख सकते हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं इनके बारे में। जो मुख्य जो ये अक्षांश रेखाएं इनके बारे में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर के संबंध में कौन सा कथन सही है? देशांतर लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में मैं समझा चुकी हूँ आपको, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया हुआ है। देखो प्लेलिस्ट आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सोशल साइंस करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें मिलेंगे आपको ये वीडियोस। तो वहाँ पर आप मेरी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस की जो लेक्चर है वो एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएंगे। ये समझना जरूरी है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं ना इफेक्टिव तरीके से, सबसे पहले आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस का पता होना चाहिए, तभी आप और भी कंसेप्ट को समझ पाएंगे ईजिली, क्योंकि इनसे ही जुड़े हुए हैं काफ़ी सारे कंसेप्ट। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट्स इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, ए और डी जो है यहाँ पर करेक्ट है।
अब देखो मैं आपको इतने अच्छे से बता दूंगी ये क्वेश्चन कि आप शायद अगर आप मेरी लॉन्गिट्यूड लाइन वाली जो वीडियो है वो देखेंगे तो आप एकदम से समझ पाएंगे इस चीज़ को कि किस तरह से अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है तो मैं इनको सॉल्व कर सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ इनके पीछे का कंसेप्ट। लेकिन अगर आप इसको गहराई से नहीं पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते, मेरी गारंटी है। अगर आप इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन्स का, इस तरह के क्वेश्चन तभी कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओ, रट्टा मार के कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। तो यहाँ पर देखो ए और डी क्यों सही है ये देख लेते हैं पहले तो। देशांतर एक ही त्रिज्या के साथ काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। एक एक वर्ड इसमें देखो समझने की चीज़ है। देशांतर देखो त्रिज्या क्या होती है, ये जो पार्ट है हमारा ये त्रिज्या ही तो है, ये यहाँ से बीच के पॉइंट से। तो अब देखो यही बोला गया है, ये जो त्रिज्या है त्रिज्या के साथ काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। अर्धवृत्ताकार यानी कि ये पृथ्वी तो गोल है यानी कि आधे भाग पर ये लाइन है, यानी जो आप सामने का हिस्सा देख रहे हैं ना ये यहीं पर ये लाइन खींची हुई है। अगर इसके पीछे कोई लाइन खींची है तो वो इससे अलग होगी, ना कि इसके साथ इंक्लूड होगी। जैसे अक्षांश रेखाएं जो हैं, जैसे हम पृथ्वी पर ये अक्षांश रेखाएं बनाते हैं, ये तो पीछे वाली भी इसमें ही काउंट होती है। ये राउंड होती हैं, गोल होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं, और ये वृत्ताकार लाइनें होती हैं। लेकिन जो देशांतर लाइनें हैं ना, ये जो खड़ी हुई जो लाइनें हैं, लॉन्गिट्यूड जो लाइन्स हैं, ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, ना कि वृत्ताकार, यानी गोल नहीं होती है, ये सिर्फ लाइन की तरह खींची होती हैं। तो ये इस तरह से होती हैं, इस तरह से। तो ये पहली स्टेटमेंट हो गई क्लियर। डी जो है, डी दिया हुआ है, मेरिडियन के बीच की दूरी ध्रुवों पर शून्य होने तक लगातार घटती जाती है। मेरिडियन क्या है? मेरिडियन इन्हीं लाइंस को बोलते हैं, ये जो लाइंस है ना आपकी देशांतर रेखाएं जो हैं इन्हीं को बोलते हैं मेरिडियन। जो 0 डिग्री है, जहाँ से हम टाइम जोन को काउंट करते हैं, वो प्राइम मेरिडियन कहलाता है ना, मुख्य रेखा कहलाती है, तो वो इसीलिए कहलाती है। तो मेरिडियन भी बोला जाता है, इन लाइंस को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखो जो मैंने लाइनें खींची हैं, आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे, ये जो लाइनें हैं देखो ऊपर से तो मिली हुई हैं, लेकिन बीच से जो है इनके बीच में गैप देख रहे हैं आप। तो ये जो इनके बीच का गैप है ना, इसी गैप की बात हो रही है कि ये जो इनके बीच की जो दूरी है ध्रुवों पर शून्य होने तक लगातार घटती है। यहाँ पर देखो बीच में यहाँ पर गैप आपको दिखेगा, लेकिन जब ध्रुवों तक ये पहुँचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लाइनें जाकर के मिल जाती हैं, तो यहाँ पर गैप बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो यही इसका मतलब है कि शून्य पर जाने तक ये लगातार घटती है इसकी दूरी। तो बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर देखो 2 स्टेटमेंट हमने क्लियर कर ली। अब देखो इनको आपको यहाँ पे बता देती हूँ मैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो बीच की दूरी हम देख रहे थे इनके बीच की, यहाँ पर भी आप देख लो क्लियरली। देखो ऊपर जाकर ये मिल जाती हैं, इसका मतलब है दूरी यहाँ पर शून्य हो जाती है ध्रुवों पर जाने पर। तो बीच में ये जो गैप है ना, ये लगातार घटता है जब हम इस तरह से बढ़ते हैं, तो ये घटता जाता है और यहाँ पर 0 हो जाता है। और क्या था पहला कंसेप्ट? पहला जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि त्रिज्या के साथ एक काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। तो ये मैंने क्या कहा था? अर्धवृत्ताकार यानी कि जो सामने है ये ही लाइन है इनकी, सिर्फ एक सिंगल लाइन है। जो पीछे वाली लाइन होगी वो अलग काउंट होगी, इसमें काउंट नहीं होगी। तो समझ गए आप? देखो यहाँ पर देख लो, देखो ये वाली लाइन है, ये 0 डिग्री मेरिडियन है, लेकिन जो इसके पीछे वाली लाइन है ये 180 डिग्री मेरिडियन है। इसका मतलब क्या है? ये अलग अलग रेखाएं हैं और ये अर्धवृत्त हैं यानी कि आधे हिस्से में खिंची हुई हैं। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो 2 स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग थी, वो देख लेते हैं क्यों रॉन्ग है ये। अब ये बी नंबर की अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, ये है क्या? प्राइम मेरिडियन पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखो प्राइम मेरिडियन जो है ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये रहा, ये जो है 2 बराबर भागों में बांट दिया। एक तो हो गया ये पूर्वी गोलार्ध, एक हो गया ये दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी दक्षिणी नहीं, क्या बोलेंगे उसको? पश्चिमी गोलार्ध, सॉरी पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे इसको। तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में ये प्राइम मेरिडियन जो है पृथ्वी को बांटती है, ना कि उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी गोलार्ध को बांटती है ये जीरो इक्वेटर, उत्तरी और दक्षिणी में 0 इक्वेटर बांटती है। तो ये बांटती है पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में, ध्यान रखेंगे। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। और जो सी वाला है, सी वाला देखो क्या दिया हुआ है, सी में दिया है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम मेरिडियन ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत से मतलब पता है क्या है? विपरीत से मतलब इन्होंने कहा है
कि अगर 180 डिग्री इधर है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर देख रहे हैं ना 180 डिग्री, आप पीछे की साइड, कि यहाँ पर एक 180 डिग्री लाइन है और एक इसके सामने वाली, ये जो 0 डिग्री है इसको ये कंसीडर कर रहे हैं 180 डिग्री, जो कि गलत है। देखो 180 डिग्री लाइन जो है एक ही है, वही उत्तरी भी वही पूर्वी भी है और वो पश्चिमी भी है। ये ध्यान रखना, ये एक ही लाइन है, 180 डिग्री वाली एक ही लाइन है। बाकी सब तो यहाँ पर डबल मिलेंगी और सिंगल कौन कौन सी मिलेगी, 180 डिग्री वाली सिंगल मिलेगी और 0 मेरिडियन जो है वो सिंगल मिलेगी। बाकी सब आपको ये डबल डबल मिल जाएंगी, पूर्वी और पश्चिमी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हो जाती है रॉन्ग। ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि एक ही लाइन है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी स्टेटमेंट्स दी हुई है और सही गलत हमें पहचानना है। इसमें भी करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ए ट्रू है, हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, बात बिल्कुल सही है। CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये अपने सांस लेने में इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना इसकी बढ़ोतरी इसी से होती है। तो जैसे हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन से प्रोडक्शन थोड़ी ना हो रहा है, रिप्रोडक्शन थोड़ी ना हो रहा है, तो इसीलिए ये वाली गलत हो जाएगी, पहली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, रिक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक ऊपर की वस्तु के गिरने से नुकसान पहुंच सकता है। यहां पर बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 5। देखो रिक्टर स्केल पर हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं कि भूकंप जो है कितनी तेजी से आया। अब उस पर अगर 5 है रिक्टर स्केल, तो 5 नंबर पर है, तो ये 5 से ऊपर क्या हो सकता है, ये घातक हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, इमारतें गिरने लगती हैं इसके बाद से। तो 5 से ये बेसिकली अगर हम कहें तो खतरनाक होने लगता है भूकंप। यहाँ पर आप देख पाएंगे स्केल पर 4 तक जो रहता है ये सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, थोड़ा सा चीज़ें हिलने की पता चलेगा आपको, लेकिन इसके ऊपर जो है फिर खतरनाक होता है, चीज़ें गिरने लगती हैं, इमारतें भी गिरने लगती हैं, तो ये फिर खतरनाक हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।